Hi, welcome to my YouTube channel. Myself Hina, and now we will discuss about historical background. And इसमें हम क्रोन रूल के बारे में पढ़ेंगे. द पीरियड बिटवीन 1858 टू 1947. 1857 के रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1858 में. अब इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटेन में क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नाम की बॉडी को, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे इंडियन सेक्रेटरी नाम पे की एक बॉडी लेके आए, जिसमें कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर होता था, वो होता था इंडियन सेक्रेटरी. ठीक है. और इंडियन काउंसिल नाम की बॉडी, एडवाइजरी बॉडी बनाई है कि उन्होंने. ठीक है. इंडियन काउंसिल नाम की, जिसमें 15 मेंबर अपॉइंट किए. 8 मेंबर होते थे क्रोन, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती थी 8 मेंबर्स को, और 7 मेंबर अपॉइंट करता था डायरेक्टर ऑफ कंपनी का डायरेक्टर. ठीक है. और इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में से कोई चेंज नहीं आया. मतलब ये स्नेक वही था, इसने अपनी स्किन नहीं पहनी थी बस. ठीक है. 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में कोई चेंज नहीं आया. बस जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे और वो वाइसरॉय को आने लगा. ठीक है. रेगुलेशन ऑफ रूल्स. अब रूल्स का रेगुलेशन कैसे होने लगा, डायरेक्टली ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब डायरेक्टली मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम से ही पूरे लॉज चलने लगे इंडिया में. ठीक है. और क्राउन का नेम चलने लगा. एंड अनाउंसमेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया. अनाउंसमेंट क्या की क्वीन विक्टोरिया ने कि हम अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं करेंगे इंडिया में. दूसरे नंबर पे ब्रिटिशर्स डिड नॉट पार्शियल विद इंडियन के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, जो सबसे ज़्यादा रॉन्ग था. एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो झांसी को एक्वायर किया था इन्होंने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी ने, कि जिन किंगडम्स के अपने बच्चे नहीं हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उनके किंगडम को ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेंगे. ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब इसको अबॉलिश कर दिया इन्होंने. ठीक है. और इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में नेक्स्ट. अब इसमें क्या किया उन्होंने, राइट ऑफ ऑर्डिनेंस पास करने का जो राइट था वो दे दिया किसको, वाइसरॉय को. ये ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए रहता था. ठीक है. कैबिनेट सिस्टम स्टार्ट किया इन्होंने. ठीक है. और वाइसरॉय के काउंसिल में 1+5 मेंबर हो गए अब. ठीक है. इसमें मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर अपॉइंट होते थे. और हाफ ऑफ मेंबर कह रहे थे कि नॉन गवर्नमेंट, आइदर इंडियन अपॉइंट कर सकते हैं, आइदर ब्रिटिशर अपॉइंट कर सकते हैं वो. ठीक है. और अंडर इट 3 इंडियन मेंबर, पहली बार 3 इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया उन्होंने. वो 3 मेंबर कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. एंड वाइसरॉय काउंसिल जो थी ना, उसको रीनेम करके क्या कर दिया उन्होंने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस वाज ग्रांटेड राइट टू मेक लॉ अगेन. अब ब्रिटिशर प्रोविंसेस पर लॉ मतलब कि दोबारा वो बना सकते थे ऑन द परमिशन ऑफ वाइसरॉय, जो पहले अबॉलिश कर दिया था उन्होंने. ठीक है. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंक्रीज ऑफ अनऑफिशियल मेंबर्स. अब अनऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए 1892 के एक्ट में. पर इलेक्शन नाम का वर्ड अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये याद रखना. ठीक है. गिव पावर टू डिस्कस बजट. अब बजट डिस्कस होने जाने लगा. ठीक है. क्वेश्चन को एड्रेस किया जाने लगा उनके नॉन ऑफिशियल मेंबर, आइदर वो ब्रिटिशर हो सकते थे, आइदर वो इंडियन हो सकते थे. ठीक है. आगे आ गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कैसे वो अपॉइंट करते थे, एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव. अब सेंटर में कैसे अपॉइंट करते थे वो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी ना, वहाँ से रिकमेंडेशन लेके फिर वो जो वाइसरॉय था अपॉइंट करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर को. और एट प्रोविंशियल लेवल, अब स्टेट पे कैसे, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल के से रिकमेंडेशन लेता था वो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपालिटी से, यूनिवर्सिटी से एंड ट्रेड एसोसिएशन से. ठीक है. नेक्स्ट आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. मोरले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो वाइसरॉय. ठीक है. एंड साइज ऑफ, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज जो भी इंक्रीज कर दिया, सेंटर पे 16 से 60 मेंबर हो गए इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के. ठीक है. पहले 4 थे, फिर 6 हुए, फिर 16 हुए, फिर उसके बाद 16 से 60. ठीक है. ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो सेंट्रल लेवल पे थी एंड नॉन ऑफिशियल थी स्टेट लेवल पे. अलाउ टू आस्क, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी बोले जाने लगे बजट में. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज अ ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो उन्होंने वो पहले थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की
और वो पहले इंडियन थे जो लॉ मेंबर बने इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे उनके साथ मिक्स नहीं करना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज अ फर्स्ट इंडियन हु क्लियर IAS एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम in 1863 and सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first member who joined वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे अभी ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला किस्सा आ गया। अब इसमें क्या था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी उन्होंने मुस्लिम्स को। जो मुस्लिम्स लीडर होंगे उनको मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे इसमें। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए आ गया। और मोरले जो था, मिंटो जो था, इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। मिंटो कौन है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब इसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किनको देनी शुरू कर दी? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, ज़मींदार सेक्टर्स को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको हम मोन्टेग्यू कैम्प्स फॉर रिफॉर्म भी कहते हैं। अब इसने क्या किया? इसने डायरार्की इस्टेब्लिश कर दी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कर दिया इसने। ठीक है, फिर आगे प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफ़र और रिज़र्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। अब रिज़र्व में उन्होंने कौन से सब्जेक्ट रखे जो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़रूरी थे, जैसे डिफेंस, पुलिस, ठीक है, रिवेन्यू, इन्होंने अपने पास रिज़र्व रखा। और ट्रांसफ़र में कौन से दे दिए? ट्रांसफ़र में दे दिए उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, कि मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के ना हो उन्होंने ट्रांसफ़र में वो वाले रखे कि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल देना इंडियन को शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी और इनको पता था अगर ज़्यादा कुछ हो गया 80-57 वाली रिवोल्ट फिर से हो जाना यहाँ पे। ठीक है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते थे? गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजर्व के। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ बाय कैमरलिज्म स्टार्ट, मतलब कि अपर हाउस और लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड काउंसिल असेंबली इस्टेब्लिश की गई फर्स्ट टाइम, और डायरेक्ट इलेक्टोरेट भी स्टार्ट हो गए। एक्सटेंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले थी मुस्लिम्स को 1909 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में उन्होंने क्या किया? ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिख को भी दे दी, इंडियंस क्रिश्चियन को भी दे दी, एंग्लो इंडियंस को भी दे दी और यूरोपियंस को भी दे दी कि अगर इनके मेंबर्स खड़े होंगे तो इनकी कम्युनिटी के लोग ही इनको वोट डालेंगे और वोट कोई नहीं डालेगा। हिंदू हिंदू, सिख सिख, ठीक है, क्रिश्चियंस को वोट डालेंगे, ऐसे था। ठीक है, और फ्रेंचाइज, मतलब कि वोट ऐसे नहीं है कि 18 साल के ऊपर जो है उनको सबको वोट डालने का अधिकार, नो। जो फ्रेंचाइज था मतलब कि वोटिंग उनको ही अलाउ थी जिनके ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, टैक्स पे ज़्यादा करते थे, एजुकेशन जिनकी ज़्यादा थी, वो मतलब कि जो आवाज़ उठाने वाला तबका था हमारे इंडिया का, उनको ही अलाउ किया उन्होंने। ठीक है, आगे आ गया हाई कमिश्नर ऑफिस जो था इंडिया का, वो उन्होंने लंदन में सेट किया। कमिश्नर ऑफिस ऑफ इंडिया इस इस्टेब्लिश इन लंदन, है ना। और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो थे ना वो इलेक्टेड डायरेक्टली होने लगे इन 1919 के एक्ट में। ठीक है, और सेपरेट उन्होंने बजट बनाना शुरू कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के लिए। तो ये दोगलापन बहुत ज़्यादा होने लगा। नेक्स्ट के काउंसिल एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।